अभिवादन, जय भीम साथियों। मैं हूं अरुण खोटे और आज मैं दलित संवाद यात्रा के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में आया हूं, जहां मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता धीरज कुमार जी हैं। दलित वर्ग की शायद सबसे ज्यादा छुआछूत की शिकार दलित उपजाति वाल्मीकि समाज से संबंध रखते हैं और पिछले 2 दशक से निरंतर सामाजिक कामकाज से जुड़े हुए हैं। 5 वर्ष तक फतेहपुर जनपद में पार्षद के बतौर भी काम किया है। देश में पिछले 2 दशक में जो एक सबसे बड़ी मानवीय प्रथा, पूरी सामाजिक ही नहीं, जो अमानवीय किस्म की जो प्रथा थी, मैला ढोने की प्रथा, उसके खिलाफ अपने जनपद में एक बड़ा अभियान चला करके एक बड़ी लड़ाई लड़के उन्होंने बड़ी सफलताएं भी हासिल की। पूरी महिलाओं पे केंद्रित, विशेष तौर पे दलित समाज की महिलाओं पे केंद्रित उनके संघर्ष की एक लंबी यात्रा है। आज वो हमारे बीच में है और हम जानने की कोशिश करने आए हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर आखिर धीरज कुमार के खुद के संघर्ष की क्या कहानी है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के बतौर उनके प्रति समाज का नजरिया क्या है। जय हिंद धीरज कुमार जी। जय हिंद। तो बताइए कुछ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में। मेरा नाम धीरज कुमार है और 4 मार्च 1974 की जन्म फतेहपुर में हुआ है और जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो इसी प्राइमरी पीरनपुर पाठशाला में हुई और इंटर तक मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज फतेहपुर से किया। उसके बाद मैं बीएस मेहता भरवारी से मैंने ग्रेजुएशन किया। शुरू से मैं सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहा हूँ, तो इसका जुड़ने का एक मेरा माध्यम रहा कि कक्षा 6 में मैं एक बार नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मैं एक कार्यक्रम में गया हूँ था कॉलेज की तरफ से। तो वहाँ मुझको तमाम सामाजिक गतिविधियों के बीच जाने का मौका मिला। तो उस दिन मुझको ऐसा लगा कि सोशल सेक्टर में कोई चीज होती है। आपके माता पिता दोनों ही सरकारी विभागों में सफाई कर्मचारी का काम करते थे। घर की आर्थिक स्थितियों के चलते आपकी माँ को इसके अलावा भी कुछ घरों में जा करके सफाई का कामकाज करना पड़ता था और वो एक प्रकार का मैला धोने की व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। और जैसा आपने बताया कि क्योंकि आपका स्कूल आपके घर के बहुत करीब था, तो लोग निरंतर ये देखा करते थे कि आपकी माँ सफाई का काम कर रही है, जिसके चलते आप बहुत अपने आप को अपमानित कहना चाहिए या प्रताड़ित टाइप से महसूस करते थे। क्या लगता है कि ये जो आपने अपनी माँ को बाहर सफाई का कामकाज करने से जो रोका, क्या आप इसको अपने पहले सामाजिक हस्तक्षेप के बतौर देखते हैं? असल में एक्चुअल में 80-90 के दशक में फतेहपुर शहर में 2-3 परिवारों को छोड़कर और तमाम लोग जो है इस काम को करते थे। तमाम लोग उसी कोई भी परिवार छूता नहीं रहा, पूरा समाज काम कर रहा था। उसी में हमारा परिवार भी छूता नहीं रहा और हमारे घर में भी लोग काम करते थे। मगर चूंकि स्कूल पास में होने के कारण हमारे तमाम साथी थे जो लोग हमसे हमारे साथ पढ़ते थे, तो कहीं ना कहीं मन में एक पीड़ा होती थी कि ये गंदा काम है और इस काम को घर वाले हमारे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 2-1 बार घर में शिकायत भी की कि ये काम खत्म करिए। ये तो हम माता जी और पिताजी हमारे, उन लोगों ने कहीं ना कहीं धीरे से इस काम को खत्म किया। तो कक्षा 6 हमारे जीएससी जाते जाते इस काम को मेरी माँ ने खत्म कर दिया। क्योंकि ये सर्वविदित था कि आप इस समाज से, वाल्मीकि समाज से हैं। आप स्कूल में क्या कभी स्कूल में टीचर से या साथ के साथियों से कभी जातिगत किसी अपमान का सामना करना पड़ा या जाति के कारण आपको किसी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा? तमाम चीजों को हम देखते थे कि एक बार चौक में लड़ाई हो गई थी। कुल्हड़ में जो है सबको जो है उसमें गिलास में पानी देते थे, हमारे समाज के लोगों को उसमें पानी देते थे। तो उसका हम लोगों ने विरोध किया था अपने टाइम पे। ये 94 की बात है। अच्छा। हाँ, तब आप कॉलेज में थे? हाँ, तब आप कॉलेज में। तो कॉलेज से निकल करके
सामाजिक क्षेत्र में आपने आने की कैसे शुरुआत की? लखनऊ हमारे एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने बैठाल के उन्होंने एक दिन कहा कहीं धीरज तुम छोटे छोटे काम करते हो और तमाम लोगों को, युवाओं को जोड़कर एक टीम बनाओ और कम से कम समाज के बीच में काम किया करो। तो हमने कहा सर ठीक है, कहीं हमसे जो हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो तमाम साथियों को बैठाल कर हमने एक बहुत छोटा संगठन बनाया था, आपसे बता रहे हैं। उसका पहला नाम हमने रखा था वाल्मीकि युवा तरुण शिक्षा समिति, और उसको हमने बताओ अपने तमाम साथियों को लेकर एक कार्यक्रम शुरू किया समाज के बीच में। तो समय ये देखता था कि समाज में जो है जब भी किसी लड़की की शादी होती थी या कहीं कोई कार्यक्रम होता था तो हमारी पूरी टीम उसके घर में जाकर हम लोग पूरा काम करते थे, उसकी शादी से मदद, यानी तेल मैन से लेकर हम लोग बारात तक पूरी मदद करते थे। आपने सामाजिक क्षेत्र में आपकी एक एंट्री हुई, सामाजिक क्षेत्र में आपकी एंट्री हुई, आप समाज के बीच में जाने लगे। हाँ? इस बीच आपने अचानक कुछ मुद्दे चुने। एक तो प्राथमिक स्तर पे था कि समाज के अंदर की जो विकृतियां थी जिनको समाज के अंदर चल रही थी, एक तो आपने उसका विरोध किया। उसके बाद आपने कुछ नए मुद्दों की तलाश की या आपको कुछ ऐसे मुद्दे मिले, वो कौन सी परिघटना हुई जिसके चलते आपको ये लगा कि मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए, उसके बारे में बताइए। जब हमारी एक पहचान बढ़ी तो तमाम जो सामाजिक संगठन थे वो सब मिलने जुलने लगे। तो उसी समय जो है फतेहपुर में मानव सेवा संस्थान था, वो जो है मानव मल ढोने वाली महिलाओं के लिए काम करता था। तो उनके जो प्रबंधक थे जेपी त्रिवेदी जी, उनके दो जो है कार्यकर्ता फतेहपुर शहर में आया करते थे, मोहल्ले के बीच में, और काम किया करते थे। तो उन्होंने दो एक बार हमसे कांटेक्ट किया कि धीरज जी आप इस मुहिम को जुड़िए। तो जब पहली बार हम उनके साथ गए, उन्होंने कहा चलिए धीरज आपको ले चलते हैं। हम तो चूंकि हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, उनके पास सारी व्यवस्था थी, उसी पर काम कर रहे थे। तो उनका जब कैमरा लेकर हम लोग गए, और पहली बार जब काम करने अपने समाज के बीच में गए, उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं मानव मल ढोने काम करती थी, तो आप मानेंगे जब मैं कैमरा लेकर फोटो खींच रहा था उस दिन मुझको बड़ा एहसास हुआ कि हम उस समाज में पैदा हुए हैं और ये महिला वो काम कर रही जो दूसरी पूरी दुनिया की कोई महिला काम नहीं कर सकती, वो हमारी माँ बहन काम करती है। और मैंने बहुत पास से वो फोटोज खींचे थे। आप मानेंगे कि मुझको 2 दिन खाना नहीं अच्छा लगा और मुझको बड़ी उस समय क्षोभ हुआ और मन में बड़ी जो है पीड़ा हुई। और मैंने उसी दिन अपने मन में ये ठाना था कि जब तक फतेहपुर जनपद में एक भी महिला मानव मल ढोने का काम कर रही है, तब तक मैं इस आंदोलन को, इस मुहिम को चालू रखूंगा। जिस दौर में ये सब शुरू हुआ, चाहे सरकार हो चाहे तमाम दूसरे संगठन हो, जब ये मैला धोने की प्रथा को समाप्त करने की बात होती है तो केंद्र में ये होता है कि जो ड्राई लैट्रिन है उसको खत्म करना है, सीवर लाइन बिछा देनी है, अच्छे टॉयलेट्स बना के दे देने हैं। मानव मल को उठाने के पेशे को तो खत्म किया गया, लेकिन उस पेशे से जुड़े लोगों के पुनर्स्थापन या पुनर्वास की दिशा में क्या हुआ? एक्चुअल में जब हम लोग शुरू में इस मुहिम को, हम लोगों ने पहली बार फतेहपुर जनपद का ज्ञापन दिया 21 मार्च 2005 को। पहला ज्ञापन हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया। उसमें जो हमारी सबसे पहली मांग थी कि फतेहपुर जनपद में जो भी महिलाएं मानव मल ढोने का काम कर रही है उनको सूचीबद्ध करते हुए उनका सम्मान या पुनर्वास किया जाए, ये हमारी पहली मांग थी। और जब हमारी पहली मीटिंग डीएम साहब से हुई तो डीएम साहब ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि फतेहपुर जनपद में ये काम, फतेहपुर शहर में, चूंकि शहर का मामला था, फतेहपुर शहर में ये काम होता ही नहीं, नगर पालिका ने 0 करके भेजे हैं। और हमने वहां वीडियो उनको दिखाया, वीडियो दिखाया कि देखिए सर काम होता है। तब उन्होंने एक कमेटी बनाई और एक कमेटी बना के गांव मोहल्ले में भेजा कि इस काम को महिलाएं करती हैं कि नहीं करती हैं। उसमें भी सर एक खेल हुआ। एक तो सरकार हमेशा कहती है कि यहाँ काम होता नहीं, सरकारों ने सदैव एक रिपोर्ट बना के भेजी कि नगर पालिकाओं से आप पूछे तो 0 बना के भेजते हैं कि यहाँ काम होता नहीं था। उस समय भी 2005-06 में भी यही बात होती थी कि नगर पालिकाओं में काम नहीं होता था। जबकि हम लोगों ने ये कहा कि भैया आप वीडियो देख लें, आप फोटोज देख लें, आप ये देख लें, सारी चीज हमको एविडेंस दे रहे हैं। तो उन्होंने भेजा
और मैं आपसे बता दूं उस समय करीब फतेहपुर में 176 महिलाएं इस पैसे आइडेंटिफाई हम लोगों ने किया था। 176 महिलाएं इस पैसे में जुड़ी हुई थी। मगर जब नगर पालिका के अधिकारी और सरकार के अधिकारी जब गांव मोहल्ले मोहल्ले गए, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पूछा क्यों भाई आप काम करती हैं? तो महिलाओं ने कहा जी हाँ करते हैं। तो आपको हम जेल भेज देंगे? तो उन्होंने कहा हम नहीं करते हैं। तो ये एक नई चीज आई हम लोगों के सामने। तो उन्होंने कहा इसका मतलब आप झूठ बोल रहे, तो उन्होंने काट दिया। जब हमको जानकारी मिली कि ये काम हो रहा है, तब हमने उन महिलाओं से बात कही कि भैया आप उनसे कहें जेल भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत जेल जाने में, कम से कम महिला वाली जो ढोने से तो बचेंगे हम लोग। तो उसका ये हमको रिस्पांस मिला कि उस समय फतेहपुर नगर पालिका परिषद में जो पहली सूची जारी हुई वो 76 महिलाओं की जारी हुई। 100 नाम काट दिए। हाँ, 100 नाम उन्होंने काट दिए और 76 महिलाओं को सूची में शामिल किया। हमारी पहली लड़ाई थी कि उन महिलाओं को सूचीबद्ध करना। जब महिलाएं सूचीबद्ध हो जाएंगी तो उनको आप लाभ देंगे। भाई आप ऐसे चिल्लाएं कि मैं गरीब हूं, जब तक गरीबी के रास्ते 2005 में 76 महिलाओं को आप सफलतापूर्वक, हाँ, उनको सूची उनकी बन गई, सूची बन गई। इसमें से कितनी महिलाओं को पुनर्वास मिला? 21 मार्च ज्ञापन दिया, तो उसमें उसके साथ साथ कम से कम पूरे करीब 17, हमारे यहाँ 34 मलिन बस्तियां थी, 34 में 17 मलिन बस्तियों में वाल्मीकि परिवार निवास करता था। और मैं वाल्मीकि परिवार के घर घर जाकर उनका आइडेंटिफाई किया। उनकी बुनियादी जो सुविधाएं थी, नल नहीं है, हैंडपंप नहीं है, नाली है, खरिंजा है, टूटा है, वो सब करके हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया था। तो कम से कम एक शुरुआत हुई थी विकास की कि चलिए हम लोग किसी मुद्दे को लेकर। सामाजिक क्षेत्र में आने के बाद जो बहुत सुनियोजित योजनाबद्ध जो आपका एक प्रयास था, वो आपने 2005 से शुरू किया, जिसपे आपने महिला ढोने की जो पूरी व्यवस्था इस पूरे फतेहपुर जनपद में चल रही थी, आपने तो उसको चिन्हित करके उसमें कौन लोग उसमें हैं उनको चिन्हित कर लिया और उनकी सूची बना करके दे दी। और दूसरे स्तर पे लगभग जो 17 मलिन बस्तियां वाल्मीकि समाज की थी, वहां की जो बेसिक मूलभूत जो सुविधाएं उनको चाहिए होती हैं, उस दिशा में भी आपने काफी सफलता प्राप्त की। तो लेकिन इस 2005 में ये जो आपने किया, लगभग 2012 आप इसको निरंतर करते हैं, इस बीच आपकी एक पर्सनल, एक व्यक्ति के बतौर खुद की चुनौतियां क्या थी? देखिए, इस दुनिया में जो महिला ढोने का काम है, हमारे परिवार की माँ बहन करती है, वो दुनिया में कोई औरत नहीं करती। और इसके बदले में उस परिवार को मिलता था तिरस्कार, दूर हट जाओ, छुआछूत, मतलब तमाम तरह से उसको जो है मिलता है। अब सबसे पहली बात थी कि हम उनसे कहते थे कि अम्मा यह बताओ, एक परिवार है, आप इतने साल से काम कर रहे हो, आपको कभी कभी मंदिर में चढ़ने दिया गया, आपको किसी कुएं में चढ़ने दिया गया, और जबकि काम आप इतना महत्वपूर्ण करिए, दुनिया की दूसरी कोई औरत नहीं करती। अब आज आपको उसके करने के बावजूद आपको हट जा डुमारी, हट जा मेहतरानी, कुएं में न चढ़ना, छत में चढ़ना। और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो हमारा सामाजिक नुकसान हुआ इस काम की वजह से। सामाजिक इसलिए नुकसान हुआ कि इस काम की वजह से हमारे परिवार को, हमारे समाज को, परिवार के जो व्यक्ति को, उसको कभी सम्मान नहीं मिला। आज भी हमारे बच्चों को इस काम की वजह से स्कूल में पीछे बैठाला जाता था। किसी भिखारी ने भीख मांगते हुए आया और वो थोड़ा सा बताया। असल में ऐसा हो तुराब में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, हमारे साथी हैं, और मीटिंग कर रहे थे तो वहां हमने एक बात कही कि भाई आप लोग इस काम को छोड़ दें, आपसे अच्छा तो एक भिखारी आ गया, तो उसने कहा हमको भीख दे दो। तो हमने कहा कि यार एक बात बताओ, बुलाया हमने कहा एक बात बताओ, मैं तुमको जो है 100 रुपए दूंगा, मगर एक लड़के की लैट्रिन पड़ी उसको उठा लो। तो उसने कहा सुनो, मैं लैट्रिन उठाऊंगा तुम्हारी? तो हमने क्यों नहीं उठाओगे? कहीं ये हमारा पैसा थोड़े नहीं। तो एक भिखारी ने जो हमारे यहाँ से भीख मांग के ले जाता है, उसने लैट्रिन उठाने से इनकार कर दिया। मैं आपको एक बड़ी गंभीरता से इस बात को बता दूं कि मैं बड़ी मीटिंगों में कहता हूँ, बड़े दम के साथ कहता हूँ कि एक रिक्शा वाला अपनी रिक्शा चलाकर अपनी औरत को घर में रखता है और उससे कहता है कि तुम घर में बीड़ी बनाओ, मुस्लिम परिवार है, और उसी घर में हमारे बाप रेलवे कमाते हैं, हमारे बाप नगर पालिका कमाते हैं, हमारी बहन, हमारी मौसी, हमारी चाची, हमारे नाते रिश्तेदार उसके घर में महिला रहने जाते हैं। तो हमारी ये नहीं समझ में आता कि वो ठीक है कि हम ठीक है। चीज बताइए, एक तो ठीक है महिला ढोने की प्रथा एक ऐसा मुद्दा था जिससे सीधे सीधे आपका समाज प्रभावित था,
आपके परिवार प्रभावित था, लिहाजा आपको जब मौका मिला तो आपने उसमें हस्तक्षेप किया, उसमें कुछ हद तक आपको सफलताएं भी मिली। लेकिन ये जो पूरा फतेहपुर बेल्ट है, ये पूरा यहाँ से लेके बांदर, ये एक प्रकार का सामंतवादी क्षेत्र कहलाता है और फतेहपुर दृष्टिकोण से विकास की गति में भी उत्तर प्रदेश में बहुत पीछे है। ऐसे समय में यहाँ पे दलितों के साथ जो भेदभाव, जातिगत भेदभाव और अत्याचार उत्पीड़न होता, उसके बारे में कुछ बताइए। जहाँ ठाकुर बाहुल्य गांव, जब इन दो गांव में हम लोग गए तो वहां पर दोनों तरफ से हम लोगों को विरोध झेलना पड़ा। असोता के ठाकुरों ने कहा कि आप इस काम को किस तरह से बंद कराते हैं, क्यों बंद करा रहे हैं आप इस काम को क्यों बंद करा रहे हैं, इनका परिवार कहाँ जाएगा, आपने क्यों ठेका ले रखा है। असोतर के ठाकुरों ने यह बताया और यही बात हम लोगों को लरौली के मुसलमानों ने कहा कि इस काम को आप कैसे बंद कराएंगे भाई, ये इनका पैतृक पैसा है, अब आप जो है गांव में जो है आप वही वो विद्वेष फैलाने आए हैं। तब हमने कहा कि श्रीमान जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 1989 संनिर्माण अधिनियम के कानून के तहत कोई भी मानव मल ढोएगा और ढुलवाएगा उसको 6 महीने कैद मिलेगी और जुर्माना मिलेगा। ये हमारी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगर आप काम करवाते हैं तो आपको भी जेल होगी। इस लाइन को मैंने असोथर में भी रखा और वहां भी रखा ललौली में, और मैंने एसडीएम साहब सीधे बात की, डीएम साहब सीधे बात करा दी कि आप देख लीजिए सर यहाँ पर ये काम हो रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की बात हमने बताई तो वहां कुछ ठाकुर समझदार थे, उन लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि अगर इस बात को हम ज्यादा बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मामला हम तक पहुंचता है। तो हमने मतलब दो तरफा काम किया, एक तो अपने समाज को समझाया जाकर कि भैया इस काम को छोड़ दीजिए, ये काम बड़ा मतलब इस काम की वजह से हमारा कष्ट काम का है जो दुनिया में कोई नहीं करता वो हम करते हैं, इससे हमारा परिवार का बड़ा नुकसान होता है, सामाजिक होता है, राजनीतिक होता है, आर्थिक होता है, स्वास्थ्य का होता है, मानसिक होता है, ये नुकसान हमारा होता है। किसी गांव में अगर ये परिवार काम कर रहा है तो उस परिवार वाले को आज भी किसी भी गांव की मीटिंग में नहीं बुलाया जाता है, उसको गांव की मुख्यधारा से बिल्कुल किनारे किया जाता है अगर ये परिवार जुड़ा है। दूसरा जो हुआ, जब वो सामाजिक से कटा है तो लाजमी कि वो आर्थिक से कटा रहता है, और सबसे बड़ा नुकसान जो होता था स्वास्थ्य का नुकसान होता था। एक मैं बहुत बड़ी आपसे बता रहा हूँ, एक परिवार, हमारी माताएं बहनें जब हम बात करते थे उनसे कि आप कितने घरों में काम करती हैं, तो कोई हमसे बताती थी कि हम 25-30 घरों में काम कर रहे हैं, कोई हमसे बताती थी कि हम 50 घरों में काम कर रहे हैं। तो हमको एक बात बताइए, किसी व्यक्ति का टीबी की बीमारी हो जाए तो डॉक्टर क्या कहता है कि इनका बर्तन अलग कर दो, इनका आप जो है खटिया अलग कर दो, पलंग, इनका कमरा अलग कर दो, इनके पास जाना है, छूना नहीं, यही तो कहती ना अगर किसी की टीबी की बीमारी हो जाए। और हमारी माताएं बहनें 50 घरों में काम करती हैं, और मुझे जहां तक लगता है, मैंने देखा बहुत पास से कि जो झुब्बा होता है उनका काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो उसका 1 फुट का फासला होता है। जिन घरों में हमारी माताएं बहनें काम कर जाती उन घरों में पता नहीं किसके घर में टीबी हो, हैजा हो, काजा हो, पता नहीं कौन सी बीमारी हो, और वो सीधे वो अंदर जाती। तो सबसे बड़ा नुकसान होता था स्वास्थ्य का कि हमारे परिवार की महिलाएं, हमने जब गांव में जाकर सर्वे किया, शहरों में जाकर महिलाओं की किया, तो जिनकी उम्र 28 की थी वो 58 की लगती थी और तमाम बीमारियों की शिकार होती थी। उनको ये नहीं पता होता था कि हमारी बीमारी इस काम की वजह से लगी। ये बताइए, इन महिलाओं के पुनर्वासन की जो प्रक्रिया के बारे में आप बात कर रहे थे, क्या उस दिशा में कुछ आज के समय कुछ एक आश्वास करने वाली स्थिति है? हम आपको बता दें, 2-3 चीज बता रहे हैं। जब हम शहर में यहाँ हमने छुड़वाया तो उसी समय एक संविदा की नौकरी आई थी नगर पालिका में, संविदा की नौकरी आई नगर पालिका में, और माननीय मुलायम सिंह जी के टाइम पर संविदा की नौकरी आई। तो लोगों ने हमसे यह कहा कि धीरज भैया अब नौकरी आई है, और चूंकि 76 महिलाओं की सूची हमारे पास हो गई थी तो हमने एक पदयात्रा की, और जब पदयात्रा हमने अपने यहाँ से वाल्मीकि पार्क से हम माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से आया, तो जिलाधिकारी साहब ने पूछा कि भाई बताइए आपको क्या है मामला। तो हमने कहा साहब आप एक तरफ कहते हैं कि पुनर्वासन की बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका तो नहीं आया है, 76 महिलाएं हैं, इनको जो है आप 76 महिलाओं को संविदा में नौकरी दे दीजिए तो कम से कम इनका समय पुनर्वास हो। तो उन्होंने वो हमारी एप्लीकेशन ले ली, और मैं आपसे बता दूं कि उन 76 महिलाओं में 28 महिलाओं को
सूची में सीधे काम मिला था। उनकी कोई लेटरबाजी नहीं, कोई सिफारिश नहीं, कोई उनका नहीं, वो सीधे उनका हुआ था। तो ये हमारी एक तरीके से पहली सफलता थी कि 27 महिलाओं को हमने इस काम से जोड़ा, उस काम से मतलब महिला ढोने के काम से हटा के। और उसी समय तत्कालीन हम लोगों ने करीब कम से कम 5 दुकानें जो थी, 5 दुकानें हमने खुलवाई। क्योंकि अक्सर ये होता था जब भी लोन होते थे तो बीच में लोग बिचौलिया खा जाते थे पैसे। तो जब हम लोग मीटिंग में हमारी हुई, मीटिंग में बातचीत हुई, तो हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि सर बिचौलिया पैसे खा जाते हैं। तो उन्होंने कहा आप काम करिए, अगर कोई बिचौलिया पैसा खाए तो मुझको बताइएगा। तो हमने 5 दुकानें उस समय खुलवाई थी। वो दुकानें लगातार चली 5-6 साल। 2013 में एक मीटिंग लगी थी हमारी दिल्ली में, और दिल्ली में जब हमारी मीटिंग लगी तो उस समय हमको लगता है कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वहां फतेहपुर नहीं पूरे देश से तमाम प्रतिनिधि गए हुए थे। और वहां पर जो ग्रामीण मंत्रालय के मंत्री थे उन्होंने अपने विचार रखे, और उन्होंने ये कहा कि हम स्वच्छकार समाज के लिए 2 लाख से 25 लाख तक का लोन देते हैं। और बड़े बड़े ब्रोशर टंगे थे वहां पर, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हम भी वहां पर थे। और उन्होंने कहा कि हम 2 लाख से लेकर हम 25 लाख तक का लोन स्वच्छकार समाज को देते हैं, वो बिजनेस करें। मैं भी उस मीटिंग में था, और मुझको जब बोलने का मौका मिला तो मैंने कहा कि सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, इधर से भी तो कोई बात आनी चाहिए। तो हमने कहा कि सर मैं जनपद फतेहपुर का रहने वाला हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं उन महिलाओं के लिए काम करता हूँ जो महिलाएं मानव मल ढोने काम कर रहे हैं। और मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर। एक गांव है लरौली, वहां एक महिला है, उसका नाम है चंदा, और वो जो है पिछले 22 सालों से महिला ढोने का काम कर रही है। वो विधवा है, उसके 4 बच्चे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है कि अगर उस महिला को 2 लाख रुपया आज की डेट में बिजनेस के लिए दिया जाए तो महिला बिजनेस कौन सा करेगी, जबकि उसको उसके परिवार को उस गांव में आज भी मंदिर में नहीं चढ़ने दिया जाता है, आज भी दुकानदार सामान फेंक के देता है, और आज भी उसको कुएं में नहीं चढ़ने दिया जाता है, आज भी उसको मंदिर में चढ़ने दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में वो महिला 2 लाख रुपया लेकर बिजनेस कौन सा करेगी, सरकार मुझको ये बताए। आप हमको जेल भिजवाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा परिवार, जब आप 2 लाख लोन देंगे, हमारा परिवार गांव में काम नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा तो वो कहीं ना कहीं पैसा नहीं जमा कर पाएगा। जब पैसा नहीं जमा कर पाएगा तो उसकी नोटिस कटेगी, जब नोटिस कटेगी पैसा तो जेल जाएगा। अगर वाकई आप चाहते हैं सर, वाकई अगर इस समाज का आप सम्मानजनक पुनर्वास चाहते हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। भाई एक धीरज कुमार फतेहपुर में रहते हैं, या हमारा एक साथी कानपुर रहता है। कानपुर में आप 2 लाख नहीं 20 लाख दे दीजिए, हम कोका कोला की एजेंसी डाल लेंगे, वहां कोई हमसे नहीं पूछेगा सर कि आप जो है किस जात के हैं, कोका कोला किस जात का बिक रहा है। मगर मुझे पता है आज भी गांव में हम पान की दुकान नहीं खोल सकते हैं, हम गांव में आज चाट की दुकान नहीं खोल सकते हैं। गांव में अभी गांव हमारा इतना लोकतांत्रिक नहीं हुआ है कि हमारे धीरज कुमार के हाथ का जो है समोसा खा सके। आपने अपने समाज की जो सामाजिक विकृतियां थी वहां से शुरू किया, उसके बाद आपने पाया कि आपके समाज में बड़ी तादाद में जो निर्भरता है आपके पूरे समाज की, वो महिला ढोने की प्रथा पे ज्यादा हो है, और उसके खिलाफ आपने आंदोलन चलाए। आंदोलन चलाने के साथ आपने उसमें उस पूरी की पूरी महिला ढोने की व्यवस्था पे एक तरह से प्रतिबंध लगवा दिया, और उससे जो महिलाएं खाली हो गई, बेरोजगार हो गई, उनके लिए रोजगार के लिए भी आपने शासन प्रशासन से संघर्ष करके उनमें से बड़ी तादाद में महिलाओं को पुनर्वासित भी करवा दिया। लेकिन जो देखने में आता है कि दलित समाज, विशेष तौर पे वाल्मीकि समाज, पूर्ण रूप से एक भूमिहीन समाज है। उसकी भूमिहीनता का तो एक बड़ा मुद्दा है, उनके पास आवासीय जमीन भी नहीं, और ये एक ऐसा समाज है जो मूल रूप से इसकी बड़ी तादाद शहरों में है, और शहरों में स्लम बस्तियों की तरह में रहते हैं। इनके एक बेहतर भविष्य के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए आपके क्या प्रयास है? असल में इस विषय को, मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा क्यों कब निकल के आया। एक घटना छोटी जुड़ी है कि हमने जमीन की मांग क्यों की स्वच्छकार समाज के लिए। लखनऊ में एक मीटिंग में हम गए थे, तो वहाँ जमीन की जब मुद्दा चल रहा था तो लोग बता रहे थे कि
हमारे पास ये मुद्दा सारी बात कर रहे थे जमीन को लेकर। मैंने उस समय विचार किया यार कि स्वच्छकार समाज के पास तो जमीन ही नहीं, स्वच्छकार समाज के पास कोई जमीन नहीं। उसका एक कारण ये था कि हमारा जो गांव परिवार था वो गांव में मानव मल ढोने का काम करता था और प्रत्येक गांव में 1-2 परिवार रहते थे। तो जब 1-2 परिवार रहते थे तो मान लीजिए 200 घरों का गांव है, अगर हर घर से उनको 5 किलो गेहूं मिलता है, जिसको जौरा बोलते हैं, अगर 5 किलो गेहूं मिलता है तो एक परिवार घर में 5-5 कुंटल गेहूं चावल रहता था। अब जिसके घर में 5-5 कुंटल गेहूं चावल रहेगा क्यों खेत में हल चलाने लगा? एक तो ये कारण था। तो उसका समाज का ये बड़ा मतलब सिस्टम था कि अरे क्या मतलब हल चलाना, जब घर में खुदा ही गल्ला चावल। हमारे पिताजी लोग, दादा लोग बता देते कि घर में जो है कमरे में उनके जो कच्ची कोठरी रहती तो उसमें गेहूं चावल पड़ा रहता था, इतना मिल जाता था भाई, 2-2 किलो मिलता था, 5-5 किलो मिलता था तो बहुत होता था। इस वजह से भी हमको जमीन नहीं मिली हमारे समाज को। दूसरी बात यह कि हमारे परिवार को सदैव समाज की मुख्य धारा से हटाया गया और गांव के किनारे तालाबों में बसाया गया किनारे ही। देखिए तो उनको जो पूरे ही दलित समाज की, विशेष तौर पे वाल्मीकि समाज की जो स्थिति है कि ये ऐतिहासिक तौर पर है और ये उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम पूरे देश में कि दलित समाज की बस्तियां गांव का हिस्सा ही नहीं, वो गांव के पश्चिमी हिस्से में बसाई जाती है, दक्षिण हिस्से में बसाई जाती है। और गांव के दक्षिण हिस्से में बसाने के पीछे ये रहता था कि पूरब से जब हवा आएगी, अगर इनके घर या इनकी बस्तियां बीच में आएंगी तो हवा प्रदूषित हो जाएगी और इसलिए उनको गांव के दक्षिण छोड़ के बसाया जाता था। दूसरा, ऐतिहासिक तौर पे पूरे ही दलित समाज के पास जमीन का एक ऐसा मामला रहा है जहां पे वो पूरा का पूरा भूमिहीन रहा है नहीं। तो ये तो एक समस्या बड़ी रही। सबसे ज्यादा भूमि का शिकार हमारा परिवार था। हमारे समाज के पास हमने देखा है, आप यहाँ चले जाइए, चलिए पश्चिम में तो हो सकता हो जमीन किसी के पास हो, मगर हमें लगता है कि कानपुर से लेकर आप पश्चिम बंगाल और आसाम तक चले जाए तो हमारा समाज जो है, हमारा परिवार जो है भूमिहीन के शिकार है। उसके बाद खेतिहर भूमि एक भी नहीं, आपसे बता रहा है। ये हमने लोगों से पता किया। अच्छा, लोगों से पता कैसे किया? जब हम लोग गांव जाते थे पूछते थे भैया जमीन आपके पास, तो लोग कहते थे आधा विश्वा है, 1 बीघा है। वो भी 1 बीघे जमीन तब थी जब मानी दिवंगत इंदिरा गांधी जी ने जब जमीन बांटी थी तो जमीन दी गई। और जब जमीन दी गई तो उस जमीन का भी मामला यह था कि जो जमीन दी गई आज तक किसी के पास तो उनके कागज नहीं है, किसी का कब्जा है तो उसका कागज नहीं, किसी के पास कागज है तो उसके पास कब्जे नहीं। अगर उसको पता है हमारी जमीन कहीं है तो वो ऊसर में है। तो ये था, तो उनके पास कोई जमीन नहीं थी। एक घटना घटी थी, आपको बता रहे, हमने इसको फिर बड़े आंदोलन से जमीन को उठाया। एक घटना घटी कि एक गांव में खत्म हुई, एक लड़का खत्म हुआ और वो लड़का बिजली, आकाशीय बिजली उससे खत्म हुआ था। हमारे पास शाम को फोन आता है, भैया एक लड़का खत्म होगा, हम लोग मिट्टी करनी है। तो हमने कहा कैसे खत्म हुआ? तो हमको थोड़ी शंका हुई कि ये ढंग से नहीं बता रहे हैं, कहीं कोई सुसाइड का तो केस नहीं है। तो उन्होंने बड़े उससे कहा सुसाइड का केस नहीं भैया, वो लड़का खत्म हुआ बिजली गिरने से। तो उसकी हमने कहा उम्र कितनी? उन्होंने बताया 18 साल। तो हमने कहा जो परेशान न हो, सरकार आपको कुछ ना कुछ मदद करेगी। और मैं आपसे बता दूं, उस परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गांव से मिट्टी फतेह बुला सके। फिर हमने एडीएम बेनती बात की और उनसे कहा कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई। उन्होंने तो तत्काल लेखपाल को भेजा और वो मिट्टी फतेह बुलाई, उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम लौटी मिट्टी पहुंचने तक उस परिवार को, हमको लगता बहन जी की सरकार थी, 2 लाख रुपया विधायक दिया कि उन्होंने उस समय 2 लाख चेक दे दिया। सबसे शर्मनाक घटना तब घटी कि वहां गड्ढा खुद चुका था उनके गांव में, जहां उनकी जमीन थी गड्ढा खुद चुका था। यह था कि मिट्टी इसमें गाड़ी जाएगी। पूरे गांव वालों ने विरोध कर दिया कि गांव में मिट्टी नहीं गई। हमको ये लगता है कि उस परिवार ने पूरे गांव के मैला ढोया पिछले 20 सालों में। यानी फिर मैं एक बात अपने ही गांव में उसको 6 फुट जमीन नहीं मिली, जबकि उस परिवार ने पूरे गांव की सेवा की, पूरे गांव का पिछले 20 सालों से मैला ढोने का काम किया और उसको 6 फुट जमीन नसीब नहीं। उस दिन उसको बहुत मतलब कष्ट हुआ था। और फिर उसके बाद उस लड़के को, उसके परिवार का एक खेत था बहुत दूर, उसको खेत में जो खुदवा के उसको जो डाला गया। उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि दूसरा मुद्दा मेरा था कि अब मैं जमीन की लड़ाई लड़ूंगा। स्वच्छकार समाज को कम से कम भैया 5 एकड़ खेतिहर भूमि दी जाए।
अगर वाकई किसी का सम्मानजनक पुनर्वास, मैं तो सरकार से भी ये बात कहता हूँ, अगर आपको वाकई इस समाज का सम्मानजनक पुनर्वास करना है तो कम से कम 5 एकड़ खेतिहर भूमि दीजिए और वो भी महिला के नाम दीजिए। अच्छा, ये तो बातचीत हो गई तमाम सामाजिक मुद्दों को लेकर। ये बताइए, ये सब काम करते समय आपकी खुद की चुनौतियां जीवन की क्या है? अब खुद की चुनौतियां जीवन की क्या है, देखिए चूंकि चुनौतियां बहुत थी। जब हम लोग इस क्षेत्र में काम करने निकले तो अक्सर लोग सवाल जवाब करते थे। गांव में जो है ये अक्सर कहा जाता था शहरों में, अच्छा तुम धीरज जी आए हैं, इनका भी कुछ फायदा हो, तभी नहीं आए हैं थाने काम। यानी हम जब गांव में जाते थे सर, इस काम को मुहिम को लेकर कि इस काम को बंद कर दिया जाए, या शहरों में बैठते थे तो लोग सवाल उठाते थे कि तुम ही क्यों आए हो, तुमको ही क्यों पड़ा है महिला ढोने की प्रथा को मना करने के लिए, तुम किस लिए आए हो? तो मैं कहता था भैया कि मैं इसलिए आया हूं कि अगर मैं भी किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ होता, मैं भी किसी ठाकुर घर में पैदा हुआ होता, तो मुझसे कोई मतलब नहीं था, मैं ना आता। पर गलती से चूंकि आपके समाज में पैदा हो गया हूं और माँ बाप ने शिक्षा दे दी, बाबा साहब ने रास्ता दिखा दिया, अब वो मेरे अंदर स्वाभिमान जग गया। क्या समाज में काम करने गए तो आया, व्यक्तिगत जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं जो आपके सामाजिक कामकाज के कारण से पैदा होती है? अब सामाजिक व्यक्तिगत हमारी चुनौती ये थी कि चूंकि कहीं ना कहीं क्राइसिस होती थी कि हम लोग जो है आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं थी कि हम काम कर सकें। मगर फिर भी जो जज्बात होते हैं, हमको लगता है जब आदमी जज्बाती होता है तो पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं। हम जो भी हमारी इनकम होती थी, जो भी हमारे हम कहीं LIC एजेंट थे या तमाम रिसोर्सेज थे, तो हम ये सोचते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पे टू बैक सोसाइटी, आप अपने जीवन का जो अपनी आपकी वेतन इनकम होती है उसका अगर 10% भी समाज में खर्चा करते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा तो आपने डॉक्टर अम्बेडकर का जो पे बैक टू द सोसाइटी, उस धर्म का पालन करते हुए आप अपने ही कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल अपने समाज के लिए खर्च, बिल्कुल समर्पित आज भी हम कर रहे हैं, उसमें कोई डिनाई नहीं है, आज भी हम कर रहे हैं।